आज हम लोग बहुत ही दुख के क्षण में एकत्रित हुए हैं। मैं स्मृति शेष आदरणीय रमा शंकर राय जी को नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखती हूँ। यहाँ पे सभी मेरे आदरणीय हैं। मंचस्थ एक एक का नाम न लेकर के इस सभा में मैं अपने अभिभावकों के बीच में उपस्थित हूँ और अपने सभी अभिभावकों को यथोचित प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करने जा रही हूँ। सूर्य जब उदित होता है तो उसकी किरणें हमें कितनी आह्लादकारी लगती हैं, हमारे अंदर कितनी चेतना भर देती हैं, कितना हमारे अंदर जीवन का संचार करती हैं और हमें हर्षोल्लास पैदा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो सूर्य अस्ताचल की ओर जब बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और हम एक निराशा की ओर बढ़ते हैं। यही नहीं, जब सूर्य डूब जाता है तो हम गहन निराशा में डूब जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। प्रकृति समझाती है, प्रकृति हमें सचेत करती है। उदय और अस्त की इस कथा के माध्यम से जीवन जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसको ये अपनी एक लीला समाप्त करके एक उस परम तत्व में विलीन होना है। रह जाती हैं सिर्फ केवल उसके अच्छे और बुरे कर्म, कभी चुपके चुपके और कभी प्रच्छन्न रूप से हमारी स्मृतियों को खंगालती हैं, झकझोरती हैं। इसी क्रम में रमा शंकर राय जी से मेरे परिवार का पुराना संबंध है, क्योंकि आप डबरा में थे और डबरा में ग्वालियर और दतिया में मेरे जो छोटे नाना जी थे सुरदेव शर्मा, वहाँ पे हिंदू महासभा के मंच से 3 बार एमएलए उस जमाने में हुए थे। तो इनका और उनका पारिवारिक संबंध और रिश्ता था। यहाँ आने के बाद महाविद्यालय में आपसे मेरी मुलाकात हुई अपने प्राचार्य अरुण राय जी के माध्यम से, लेकिन वो एक क्षणिक संकोच और लज्जा का ही भाव था। बहुत इनके ज्ञान से मैं परिचित नहीं हो सकी। इनकी मेरी मुलाकात डॉक्टर पीएन सिंह सर के साथ एक पुस्तकालय के लोकार्पण के समय हम लोग यहाँ आए थे। डॉक्टर पीएन सिंह सर मुझे भी ले आ रहे थे। इनकी बातचीत के दौरान जब मैंने इनको महसूस किया, मैंने इनके ज्ञान को समझा, मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, दिनकर जी, उस पीढ़ी के साथ इनका इतना गहरा संबंध था और इतने इनके पास संस्मरण और ज्ञान थे कि उसकी क्या बात की जाए। एक संस्मरण उसी समय इन्होंने जो बताया था वो ये बताया था, एक बार बनारस में मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर जापानी कवि योन नागुची आए थे और उन्होंने प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद से मिलने की इच्छा जाहिर की। प्रेमचंद जी सहजता के साथ मिलने जा रहे थे। जयशंकर प्रसाद ने कहा, आप साहित्यकार हैं, आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अगर नागुची को आपसे मिलना है तो उन्हें स्वयं चलकर आना चाहिए। साहित्यकार की महत्ता को वो समझते थे। उसी प्रसंग में मैं आपको भूमिका की ओर ले जाती हूँ, कविता की ओर। कुछ कदम की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मैं किसी का पिछलग्गू नहीं, मैं अपने गुरुओं का भी अनुयायी रहा, पिछलग्गू नहीं। मुझे पिछलग्गू होना नहीं पसंद है, अनुयायी होना पसंद है। साहित्यकार की वह जो आत्मनिष्ठा है, वह आत्मसम्मान है, वह उनमें अंत तक बनी रही। आगे इसकी चर्चा करूंगी, पहले क्रम से उस संस्मरणों को मैं आगे बढ़ाती हूँ। उसके बाद हम लोग उस पुस्तकालय के लोकार्पण के अवसर पर गए। डॉक्टर पीएन सिंह को बोलना था, आपको भी बाहरी को पहले सुना गया और जब आपको बोलना हुआ तो उन्होंने अपने वक्तव्य में निराला जी को याद करते हुए, निराला जी की दीन दुखियों की जो चेतना है उसको याद करते हुए उन्होंने जो एक शब्द कहा था कि भगत सिंह अपने अंतिम समय में जब उनको फांसी होने वाली थी तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं क्या कर रहा था, एक क्रांति का। वो उस समय रूसो की जीवनी पढ़ रहे थे, मुझे वो लास्ट का उनका शब्द ठीक से सुनाई नहीं दिया था।
वो जीवनी पढ़ रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या कर रहा था, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से गले मिल रहा था, क्योंकि मेरे फांसी का समय हो गया है और इससे अच्छा अवसर कोई हो नहीं सकता था। इस तरह से पुस्तकालय का वह क्रम। उसके बाद डॉक्टर पीएन सिंह सर ने कहा कि कुछ साक्षात्कार लेने के लिए मुझे कहा। कई बार उनके कहने के बाद जब मैं आपसे मिली तो मैं आपके वास्तविक ज्ञान से परिचित हुई और मुझे लगा कि साहित्य जगत की कितनी बड़ी विडंबना है कि हम जो वास्तविक लोग हैं उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग दूर दराज में पड़े हुए हैं, हम उनको नहीं समय से पहचान पाते हैं। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि रमाशंकर राय जी अगर कहीं केंद्र में होते तो साहित्य जगत को उनको देखना पड़ता। उनके पास इतने रेफरेंस थे, इतने उनके पास उदाहरण थे कि उनको ज्ञान की गहनता को, बहुत ज़्यादा ज्ञान की गहनता थी। प्रश्न के दौरान मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि हम लोगों के लिए आपको क्या कहना है। उनका ये कहना था पुस्तकों का ज्ञान। उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकें बहुत पढ़ता हूँ और सच में जब भी मैं उनके पास आई उनके अगल बगल किताबों को मैं देखा करती थी। वो उस समय भी बीमारी की अवस्था में भी पढ़ते रहते थे। उनका जो वो शब्द है, मैं आपको उन्हीं के शब्दों को दोहरा रही हूँ। उन्होंने कहा पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पढ़ के चबाना चाहिए, चबा के आत्मसात करना चाहिए। पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, पढ़ के चबाना चाहिए, चबा करके आत्मसात करना चाहिए। और इस तरह से उनकी व्याख्या, वो सूत्रवत बोलते थे। उनके एक एक वाक्य को में सूत्र पिरोया हुआ होता था। हम लोग डॉक्टर पीएन सिंह को मार्क्स, लेनिन और गांधी, अंबेडकर का विचारक कहते हैं, लेकिन मैंने जाना कि गांधी, मार्क्स और लेनिन का आपके पास गहन अध्ययन है। मार्क्स के विषय में जैसी विचारधारा आप बताते थे, निश्चित रूप से आपकी एक स्पष्ट धारणा थी। डॉक्टर रमाशंकर राय जी के कविता के बारे में भाई अक्षय पांडे जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उनका गद्य कम है, लेकिन वह भी बहुत प्रचुर मात्रा में अध्ययन के योग्य है। जैसा कि उन्होंने डॉक्टर पीएन सिंह सर की जो भूमिका लिखी है, कुछ चर्चित कवि और कुछ चर्चित उपन्यासकार, उसकी भूमिका में जिस तरह से वो अपने आत्मीय से आत्मीय जन की भी किस प्रकार से समीक्षा कर देते थे, यानी उनके अंदर विचारों की स्पष्टता के साथ लेखकी ईमानदारी भी वर्तमान थी। उनकी लेखकी ईमानदारी, स्पष्ट वक्रता उन्हें बता एक साफ गोई, एक साफ सुथरा इंसान साबित करती है। अंतिम दिनों में मैं एक बार उनसे मिलने के लिए आई थी। तो मैंने देखा कि उनके पास कबीर की पुस्तक रखी हुई थी। मैंने ललचाई दृष्टि से, मैं सही बात बता दूं आपको, मैंने ललचाई दृष्टि से उस पुस्तक को देखा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो पुस्तक ले जाता है जल्दी वापस नहीं करता है। मेरा मन बार बार उस पुस्तक को छूने का कर रहा था, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मांगती तो वो तुरंत मुझे दे देते। और वो पुस्तक थी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की कबीर पर। मैं चली गई। बाद में मैंने पूछा कि आपके पास एक कबीर पे पुस्तक, मैं फोन की वार्ता बता रही हूँ, आपके पास एक कबीर पे पुस्तक थी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल डॉक्टर नामवर सिंह के अंडर में कबीर पर पीएचडी भी हैं और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मैंने कहा पुस्तक आपने पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। मैंने कहा कि क्या उन्होंने कबीर पे क्या दृष्टि दिया है? बोले कि सभी अपने अपने सभी महापुरुषों को अपने अपने तरफ खींचते हैं, उन्होंने कबीर को बनिया साबित किया है। यही इस पुस्तक की उपलब्धि है। उसी क्रम में मैंने पूछा, कबीर पे चर्चा आगे चली तो उन्होंने कहा कि एक बार संत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान सुखदेव सिंह क्षिति मोहन सेन से मिलने गए। अच्छा, उनको न पुस्तकों का रेफरेंस इतना याद रहता था कि कौन कहाँ से क्या प्रसंग लिया है, वो हूबहू पहचान जाते थे। तो सुखदेव सिंह जी जब मिलने क्षिति मोहन सेन से गए और पूछा कबीर के बारे में, एक साक्षात्कार ले रहे थे, जैसा कि रमाशंकर राय जी ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि कबीर के पास अनुभव था और सच कहने की ताकत थी। अनुभव तो सबके पास होता है, लेकिन जिसे अनुभव और सच कहने की ताकत जिसको मिल जाए वही कबीर होता है। कितनी साफ बात
उसके पश्चात मैंने दिनकर पे मुझे एक दिनकर पे पेपर भी लिखना था, तो मैंने कहा कि आप एक दिनकर जी पे आपके पास बहुत से संस्मरण है, एक संस्मरण लिख दीजिए, क्योंकि वो अंक दिल्ली से प्रकाशित हो रहा था उनके ऊपर। तो उन्होंने बहुत सा 1 घंटे तक दिनकर पे बताया और बहुत से संस्मरण बताए। उनका संस्मरण के 1-2 अंश आप तक पहुंचाती हूँ। उनका ये कहना था कि डबरा में आप जब थे उसी समय वहां पर चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त जी थे, और मैथिली शरण गुप्त के यहाँ आपका आना जाना था। मैथिली शरण गुप्त की बेटी जो है वो डबरा में ब्याही हुई थी, तो इस तरह से निकटता थी। उन्होंने जो बताया कि मैथिली शरण गुप्त की पत्नी बोलती थी, दिनकर जी देखने में तो बहुत गऊ लगते हैं, लेकिन इतने उग्र हैं ये नहीं लगता, देखने में तो बड़े गऊ की तरह लगते हैं। इसको इन्होंने 2-3 बार बोलकर बताया। तो इस तरह से उनके पास संस्मरण बहुत थे। उन्होंने जो एक बहुत शोधपूर्ण काम, उनका आलेख है आचार्य परमानंद शर्मा जी पर। आचार्य परमानंद शर्मा का जो आलेख है वो हमारे यहाँ ऐसी विभूति, और उन्होंने इतना प्रचुर काम किया है कि वो छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद को भी खरी खरी सुना देते हैं। यही नहीं, गोपाल सिंह नेपाली को भी वो खरी खरी एक कवि सम्मेलन में सुना देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व रेवतीपुर में था, और इस व्यक्तित्व को प्रकाश में लाने का काम रमाशंकर राय जी ने किया है। रमाशंकर राय जी ने कम लिखा है लेकिन ठोस लिखा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक में अभी मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पढ़ रही थी, तो चंद्रधर शर्मा 39 साल मात्र जिए, और उनकी एक कहानी उसने कहा था आज भी लोगों के जबान पर है। बिहारी ने एक ही सत्सई लिख करके पूरे रीतिकाल को ढांक दिया। मैं शब्द कह रही हूँ, पूरे रीतिकाल को ढांक दिया। वैसे ही आदरणीय रमाशंकर राय जी ने कम लिखा है, लेकिन उनके एक एक आलेख, एक एक शब्द की व्याख्या में हम कई पृष्ठ भर सकते हैं। यह अलग बात है कि उन्हें गांव में रहने और एक किनारे रहने का जो कहना चाहिए कि साहित्य जगत की जो दलबंदी है उससे दूर रह करके एक ऋषि की भांति, मैं उनके लिए ऋषि शब्द का प्रयोग करूंगी, वो ऋषि की भांति साहित्य साधना में संलग्न थे। डबरा में उनकी काव्य मनीषा की गोष्ठियां, रेवतीपुर में आकर के पुनः उनका मन फड़फड़ाया, और यहाँ भी छोटे छोटे रचनाकारों को उन्होंने जोड़ना शुरू किया। हम लोग भी उसी कड़ी में हैं। हम लोग, उनके मन में मैंने जो महसूस किया वो लोगों से जुड़ने, लोगों को सुनने, लोगों को सुनाने की बहुत छटपटाहट थी। वो अपनी बात को कहना भी चाहते थे। तो रमाशंकर राय जी ऐसे ही विशाल बट वृक्ष के समान साहित्य जगत में हैं, और अपने प्रभुत्व विस्तार के कारण यहाँ पर भी अनेक गोष्ठियाँ करते थे। हम लोग उनको दोबारा सुने उनके यहाँ पर सम्मान समारोह में। बार बार मैं अक्षय जी से कहती थी कि हम लोग को सम्मान करना चाहिए, हम लोग को सम्मान, मुझे लगता था कि सम्मान होना चाहिए। तो इन्होंने, हम कहे कि चलिए ले करके घर पे ही चलते हैं। उन्होंने कहा कौन देखेगा, लोगों के बीच में होना चाहिए। मुझे लगता है कि रमाशंकर राय जी सम्मान से बहुत ऊपर थे। उनकी कविताओं को जब हम उलटते हैं, पलटते हैं, तो उनकी भूमिका में वो साफ लिखते हैं कि कविता मानवता की प्रयोगशाला है, कविता मानवता की प्रयोगशाला है, और जब तक कविता जीवित रहेगी तब तक मानवता जीवित रहेगी। यानी कविता के गुरुत्व दायित्व को आप समझते थे। अगर हम कविता की ओर कुछ कदम को उल्टे और पलटेंगे तो रमाशंकर राय जी की विचारधारा, रमाशंकर राय जी का जीवन दर्शन हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। वो बाजारवाद की जो संकट है उसके प्रति बार बार सचेत करते हैं। गांव में बढ़ रही जो आधुनिकता है उसको बार बार वो सचेत करते हैं। यही नहीं, उनका एक कविता का कुछ अंश है कि जब शासक अंधा हो जाता है, जब शासक अंधा हो जाता है और जब राजा अंधा हो जाता है, रानी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, तो शासन दुशासन हो जाता है, सुयोधन दुर्योधन हो जाता है। पूरी बात आ गई इसमें। शासन व्यवस्था को आप
मिथकों के माध्यम से किस प्रकार से, पौराणिक मिथकों के माध्यम से किस प्रकार से वो चोट करते हैं। तो रमाशंकर राय जी की कविता के और कुछ कदम आप जिस भी दृष्टिकोण से पढ़ना चाहेंगे, जिस भी दृष्टिकोण को उसमें खोजना चाहेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, आज का साहित्यकार जो साहित्य से भटक करके सत्ता के केंद्र में आ गया है, उसको भी बार बार कहते हैं कि शब्द साधकों पे उनकी एक दृष्टि है, और कहते हैं कि उनकी ही दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। हमारे समय के शब्द साधकों शब्द व्यवसायी मत बनो। हमारे समय के शब्द साधकों शब्द व्यवसायी मत बनो। कुछ पंक्तियां छोड़ करके मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ कि उपकरण और करण के लिए अंतःकरण का सौदा मत करो। तुमने मुस्कान तो बेच दी है, जब आंसू को तो बचा लो। अब आंसू को तो बचा लो। अगली पंक्ति कितनी मारक है और धारदार है कि शरीर को तो बाजार के हवाले कर ही दिया है, कम से कम आत्मा को तो बचा लो। ये आत्मा को बचाने की तड़पड़ाहट, ये आत्मा को बचाने की इनकी पीड़ा इनके पूरे काव्य में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और ये आत्मा की बचाव, ये आत्मा को जिंदा रखना ही मुझे लगता है कि मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए कवि बार बार संघर्ष करते हैं इस कविता के माध्यम से। अंत में मैं कबीर को पुनः याद करूंगी, क्योंकि कबीर मुझे लगता है कि वो आदर्शवादी पीढ़ी के रचनाकार थे। उनका जीवन और दर्शन दोनों में आदर्श था। वो केवल गांव को लिखते नहीं थे, गांव को जीते थे। गांव को जीने वाले आदर्शवादी परिपाटी के महापुरुष थे। तो मैं कबीर दास को पुनः याद करना चाहूंगी कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। प्रकृति का यही शाश्वत नियम है। नदियों का समुद्र में मिलना, बूंद का उस महासागर में समा जाना ही अपने आप में नियति है, और सिर्फ याद रहती है तो उनकी यादें। मैं अपने साहित्यिक अभिभावक की तरह मुझे बार बार गोष्ठियों से जोड़ना चाहते थे, मैं उन्हें बार बार नमन करती हूँ। उनका जाना कुछ अपना खोने जैसा लगता है, कहीं ना कहीं एक रिक्तता है। मैं बार बार उनको नमन करते हुए आप सबसे विदा लेती हूं।